हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम रीट के बारे में जानेंगे कि रीट क्या है और रीट किस तरीके से कार्य करती है और एवं रीट के स्वरूप क्या क्या हैं और रीट जारी करते हुए सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र एवं न्यायिक अधिकार क्षेत्र कहाँ तक विस्तृत हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं रीट के बारे में। दोस्तों जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय 5 प्रकार से रीट जारी कर सकता है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण एवं परमादेश आते हैं। हम जानते हैं कि रीट जारी करने में जहां सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय का न्यायिक क्षेत्राधिकार है, वहीं उनका एकमात्र उद्देश्य होता है कि नागरिक एवं व्यक्तियों के अधिकारों को संरक्षण दिया जाए, अर्थात नागरिक के मूल अधिकारों के साथ साथ उनके अन्य विधिक अधिकारों को संरक्षण दिया जाए। इसी संदर्भ में संसद द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत जहां सुप्रीम कोर्ट को रीट जारी करने का अधिकार दिया गया है, वहीं अनुच्छेद 226 के तहत उच्च उच्च न्यायालयों को रीट जारी करने का अधिकार दिया गया है। संसद को यह अधिकार है कि वो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायिक क्षेत्राधिकार को विस्तृत कर सकती है ऋण जारी करने के संदर्भ में, ताकि हम नागरिकों के मूल अधिकारों के न्यायिक क्षेत्र को, मूल अधिकारों के संरक्षण के क्षेत्र को विस्तृत कर सकें। दोस्तों रिट शब्द को हमने ब्रिटिश व्यवस्था से ग्रहण किया है, ब्रिटिश हम कह सकते हैं ब्रिटिश न्यायिक व्यवस्था से ग्रहण किया है। हमने देखा कि भारत आज़ाद होने से पूर्व जब भारत ब्रितानी शासन व्यवस्था में संचालित होता था, उस समय क्या होता था कि ब्रिटिशरों के अधिकार क्षेत्रों का, उनके अधिकार क्षेत्रों को संरक्षण देने के लिए रीट जारी की जा सकती थी, ताकि ताकि उनके अधिकारों को संरक्षण देने के साथ साथ उनके विशेषाधिकारों को बनाए रखा जा सके। इसी संदर्भ में इसलिए इसको न्याय का झरना कहा जा सकता था। लेकिन भारत के आज़ाद होने के साथ भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमने अपने न्यायिक क्षेत्र में रीट को ग्रहण किया। हमने यह देखा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का जब निर्माण किया जा रहा था, तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के निर्माण के साथ साथ इन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के संचालन में और इन संचालन के साथ साथ नागरिकों के हक की पूर्ति में, अर्थात जब लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं निर्मित हो रही थी, तो उनके साथ साथ उनका जब संचालन हो रहा था, तो इस संचालन की अवस्था में हमने देखा कि वो नागरिकों के हितों की पूर्ति करती हैं। लेकिन इन हकों की पूर्ति में, नागरिक के हितों की पूर्ति में, इन हकों की पूर्ति में कहीं ऐसा ना हो कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं स्वयं को दिए गए अधिकारों का अमर्यादित प्रयोग करें। इस अमर्यादित प्रयोग को रोकने के लिए, इस पे अंकुश लगाने के लिए हमने न्यायिक क्षेत्र में रीट को ग्रहण किया। और इस रीट का एकमात्र उद्देश्य था कि नागरिक के अधिकारों की पूर्ति हो, उसके हकों की पूर्ति हो, उसको लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जोड़ा जा सके और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जोड़ने के साथ साथ उसको उसके हकों की पूर्ति की जा सके। इसी संदर्भ में रीट को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एवं उच्च न्यायालयों के द्वारा जारी किया जाता है। कोई भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जब वो अपने, हम कह सकते हैं कि अपने निर्धारित उपदेशों की पूर्ति करती है, उस निर्धारित उपदेशों की पूर्ति में जब वो अपना संचालन करती है, तो इस संचालन की व्यवस्था में वो नागरिकों के आवश्यकताओं के, उनके मूल अधिकारों के, उनमें निहित अधिकारों के संरक्षण करती है या उसकी पूर्ति करती है। लेकिन इस संरक्षण एवं इस पूर्ति में कहीं ऐसा ना हो कि वो व्यवस्थाएं अमर्यादित होकर ही नागरिक के लिए चुनौती बने। इस चुनौती को रोकने के लिए और नागरिक के अधिकारों की पूर्ति के लिए, उसके मूल अधिकारों की पूर्ति के लिए, उसके अन्य अधिकारों की पूर्ति के लिए हमने रिट को जारी करने का न्यायालय में व्यवस्था की। दोस्तों जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, वर्ष 1950 से पहले, अर्थात 1950 से पहले पहले सिर्फ 3 न्यायालयों को रीट जारी करने का अधिकार था, जिसमें कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई था। लेकिन भारत आज़ाद होने के साथ ही हमने यह देखा कि नागरिकों के मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, मूल अधिकारों के आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, उनके संचालन के लिए, उसके अभिवर्धन के लिए हमने सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ अन्य उच्च न्यायालयों को भी रिट जारी करने का अधिकार दे दिया, एक न्यायिक अधिकार क्षेत्र को विस्तृत कर दिया। और इसी के तहत अब देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय जो अनुच्छेद 32 के तहत एवं उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत विभिन्न क्षेत्रों में रिट जारी कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर या मूल अधिकारों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने पर ही रिट जारी कर सकता है। वहीं उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य विधिक अधिकारों के संरक्षण के लिए भी रिट जारी कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमने सर्वोच्च न्यायालय को नागरिकों का जब मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा होता है या व्यवस्थाएं नागरिकों के मूल अधिकारों के खिलाफ जाके कानून बना रही होती हैं या कानूनों को लागू कर रही होती हैं, तब सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है नागरिकों के मूल अधिकारों के हकों की पूर्ति में। लेकिन उच्चतम न्यायालय के अलावा उच्च न्यायालय जो है वो अन्य क्षेत्रों में भी रिट जारी कर सकते हैं। जब नागरिकों के मूल अधिकारों की
मूल अधिकारों को बाधित किया जा रहा हो एवं अन्य विधिक अधिकारों को भी बाधित किया जा रहा हो तो वो रिट जारी कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के रिट जारी करने के अधिकार क्षेत्र कुछ एक कंडीशन में ही लागू होते हैं, जब मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा होगा। लेकिन उच्च न्यायालयों के अधिकार, न्यायिक अधिकार क्षेत्र रिट जारी करने के संदर्भ में विस्तृत है, अर्थात विभिन्न क्षेत्रों में वो रिट जारी कर सकते हैं जब नागरिक के मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य विधिक अधिकारों का भी उल्लंघन हो रहा हो। जहां उच्चतम न्यायालय किसी एक व्यक्ति, सरकार एवं संस्था के खिलाफ रिट जारी कर सकता है, वहीं उच्च न्यायालय संबंधित राज्य के व्यक्ति एवं अगर मामला उस राज्य से इतर अन्य राज्य में आता है लेकिन व्यक्ति राज्य से निवास करता है। कहने का तात्पर्य है कि अगर एक नागरिक किसी एक राज्य का निवासी है लेकिन उसका मामला किसी अन्य राज्य में भी आता है तो उच्च न्यायालय वहाँ पे रिट जारी कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न नागरिक के राज्य के निवासी होने का है। तो यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय संपूर्ण भारत की भूभाग सीमा पर संपूर्ण भारत के अंतर्गत रिट जारी कर सकता है, लेकिन वहीं उच्च न्यायालय भारतीय अपने राज्य विशेष की सीमा के अंतर्गत रिट जारी कर सकते हैं। अगर नागरिक किसी दूसरे राज्य में है तो वहाँ पे भी रिट जारी कर सकते हैं, लेकिन नागरिक उस राज्य विशेष से आना चाहिए जहाँ का हम कह सकते हैं हाईकोर्ट रिट जारी कर रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत स्वयं अनुच्छेद 32 एक नागरिक के मूल अधिकारों का उपचार करने का एक हम कह सकते हैं कि न्यायिक क्षेत्र है। अनुच्छेद 32 स्वयं में एक मूल अधिकार है जो नागरिकों को प्रदान किया गया है, और यही मूल अधिकार रिट के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 को नकार नहीं सकता, क्योंकि अनुच्छेद 32 स्वयं में मूल अधिकारों के संदर्भ में संरक्षण प्रदान करता है, उसको उपचार प्रदान करता है, और जो रिट के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में लागू किया जाता है। इसलिए ये सर्वोच्च न्यायालय का एक अपरिहार्य अधिकार क्षेत्र में आ जाता है, जिसको सर्वोच्च न्यायालय नकार भी नहीं सकता है, और उसको स्वीकार करने के साथ साथ हम कह सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के हितार्थ इसको लागू करता है, ताकि राज्य नामक प्रणाली के अंतर्गत जो भी संस्थाएं आती हैं, जो भी संस्थाएं कार्यरत हैं, नागरिकों के हितार्थ जो भी संस्थाएं स्थापित की गई हैं, वो संस्थाएं अपने उद्देश्य की पूर्ति में अमर्यादित ना हो, अर्थात अपने उद्देश्य की जब वो पूर्ति कर रही हों तो वो अमर्यादित ना हो। इस अमर्यादित भावना को रोकने के लिए ही हमने रिट का प्रयोग किया। दोस्तों, रिट वह न्यायिक पथ है जो न सिर्फ नागरिक को सामान्य कानूनी सुरक्षा देते हैं बल्कि उसके न्यायिक अधिकार क्षेत्र को भी संरक्षित करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि रिट के द्वारा जहां नागरिक के सामान्य कानूनी अधिकारों का सुरक्षा दी जाती है, संरक्षण दिया जाता है, वहीं उसके मूल अधिकारों का, उसके मूल कानूनी अधिकारों का भी संरक्षण किया जाता है, ताकि नागरिक को हम दोहरी सुरक्षा दे सकें। रिट का जो न्यायिक संरक्षण क्षेत्र है वो भी दोहरी सुरक्षा कवच को अपनाए हुए, जहां हम एक सामान्य कानूनी अधिकार से नागरिक को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, वहीं हम उसके मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए भी सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। इस तरीके से रिट जो है वो न्यायिक संरक्षण का एक सुरक्षा कवच है जो नागरिकों को दोहरी सुरक्षा देता है, और इस दोहरी सुरक्षा के माध्यम से हम नागरिक को मजबूत करते हैं ताकि वो भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में सहायक के रूप में जुड़े, सहायक के रूप में अपना जुड़ाव महसूस करें और जुड़े, और इसी जुड़ाव के माध्यम से हम नागरिक और संस्थाओं के मध्य एक दोहरा संबंध स्थापित करते हैं। एक ऐसा संबंध है जहां नागरिक अपने उद्देश्य की पूर्ति संस्थाओं के माध्यम से कर रहा होगा और संस्थाएं अपने उद्देश्य की पूर्ति नागरिक के माध्यम से कर रही हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि नागरिक के बिना संस्थाएं अधूरी हैं और संस्थाओं के बिना लोकतांत्रिक संस्थाओं के बिना नागरिक के उद्देश्य अधूरे हैं। इस तरीके से हमने दोनों को पूरक एवं संपूरक रूप से जोड़ने के साथ साथ उसमें एक न्यायिक संबंध स्थापित किया है, और यही न्यायिक संबंध नागरिक की सुरक्षा करता है और साथ साथ देश के उद्देश्यों की पूर्ति करता है। दोस्तों, आगे हम जानेंगे कि रिट कितने प्रकार की होती है और किस तरीके से जारी की जाती है, और रिट के जो न्यायिक क्षेत्र हैं वो कहाँ तक लागू होते हैं। तो आइए जानते हैं रिट के बारे में। रिट का प्रथम प्रकार है दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण, अर्थात जिसका तात्पर्य होता है कि को प्रस्तुत किया जाए। इसको हमने लैटिन भाषा से ग्रहण किया है। इसका तात्पर्य यह होता है कि अगर कोई व्यक्ति हिरासत में लिया गया है, हिरासत में अगर वो अवैध रूप से लिया गया है, गैरकानूनी रूप से लिया गया है, या उसको अनैतिक तरीके से हिरासत में लिया गया है, तो उसको हम कह सकते हैं न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने के लिए उसको कहा जाता है, ताकि न्यायालय इस बात की जांच कर सके कि जिस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है उसका हिरासत में लेने का विषय न्याय संगत है नहीं, हिरासत में लेने की कंडीशन न्याय संगत है नहीं, और हिरासत में लेने का तरीका न्याय संगत है या नहीं। यहाँ पे 3 चीज़ें आती है, कंडीशन, मैनर एंड हम कह सकते हैं कि उनका तरीका, उनका जो न्याय हिरासत में लेने का तरीका, उनका
परिस्थिति और हिरासत में लेने की टाइमिंग न्याय संगत है या नहीं। इसी को देखते हुए कहा गया कि बंदी को प्रस्तुत किया जाए। जब बंदी को न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाता है तो उसके विषय को न्यायिक रूप से विचाराधीन किया जाता है, और जब उसके विषय को न्यायिक रूप से विचाराधीन किया जाता है तो यहाँ पे बंदी के साथ न सिर्फ न्याय होता है बल्कि बंदी की न्याय हिरासत में लेने की कंडीशन के साथ न्याय होता है, उसमें हिरासत में लेने के कारण के साथ न्याय होता है, और जिस व्यक्ति ने हिरासत में लिया है, जिस व्यक्ति विशेष को, जिस संस्था विशेष को, चाहे वो पुलिस हो या कोई अन्य हो, अगर उसको हिरासत में लेने का अधिकार है तो उसके अधिकार का भी निरीक्षण होता है कि उसने कहीं अपने हिरासत में लेने के न्यायिक अधिकार का दुरुपयोग तो नहीं किया। वहीं बंदी प्रत्यक्षीकरण सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत, कहने का तात्पर्य है कि न्यायालय द्वारा जब बंदी प्रत्यक्षीकरण लागू किया जाता है, जो रीट का एक स्वरूप है, उसको सार्वजनिक प्राधिकरण एवं व्यक्तिगत प्राधिकरण दोनों के लिए लागू किया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई लोकतांत्रिक संस्था किसी व्यक्ति विशेष को हिरासत में लेती है, चाहे वो पुलिस व्यवस्था हो चाहे कोई अन्य व्यवस्था हो, अगर वो व्यक्ति विशेष को हिरासत में लेती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति विशेष के मूल अधिकारों को उल्लंघन होता है। अगर हिरासत गैरकानूनी है, अवैध है, अनैतिक है, विधि सम्मत नहीं है, तो ऐसे समय में न्यायालय ने यह कहा कि जब व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता है तो चाहे वो सार्वजनिक प्राधिकरण हो या व्यक्तिगत प्राधिकरण, दोनों का निरीक्षण किया जाएगा। और इस निरीक्षण की अवस्था में यह देखा जाएगा कि जो विषय न्यायालय के संज्ञान में है, इस विषय में निहित हिरासत में लेने की कंडीशन, हिरासत में लेने की परिस्थिति, हिरासत में लेने के कारण क्या न्याय संगत हैं या नहीं, इस पर न्यायालय निरीक्षण करेगा न्यायिक रूप से। यहाँ पे देखा जाएगा दोस्तों कि कानून न्याय सम्मत है या नहीं। कहने का तात्पर्य है कि हिरासत में लेने का कानून न्याय सम्मत है या नहीं। पहली कंडीशन यह होगी। कार्रवाई विधानमंडल की अवमानना के तहत हुई हो। दूसरी कंडीशन जो है, कार्रवाई विधानमंडल एवं न्यायालय की अवमानना के तहत हुई हो। कहने का तात्पर्य है कि जिस व्यक्ति विशेष को हिरासत में लिया गया है उसने न्यायालय की अवमानना की हो या विधानमंडल के नियमों की अवमानना की हो, तभी उस व्यक्ति विशेष को हिरासत में लिया जाएगा। और न्यायालय के द्वारा हिरासत में लिया गया हो, हिरासत न्यायालय के न्याय क्षेत्र के बाहर हुई हो। जब ये चार कंडीशनें होती हैं तो रिट जारी नहीं की जा सकती। कहने का तात्पर्य है कि रिट जारी क्यों नहीं की जा सकती है। जब ये चार कंडीशनें लागू होती हैं तो वहाँ पे रिट जारी नहीं की जा सकती, क्योंकि यहाँ पे स्वयं में जिस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, जिसको बंदी बनाया गया है, उसके खिलाफ भी अन्याय किया गया है, क्योंकि अन्याय की कंडीशन में उसको हिरासत में लिया गया है, अन्याय की कंडीशन में उसके खिलाफ चार्ज किया गया है। और कहीं ना कहीं हमने ये देखा कि जब हम किसी व्यक्ति विशेष को हिरासत में लेते हैं तो उसके साथ न्याय होना चाहिए, क्योंकि हम किसी व्यक्ति के ऊपर जब चार्ज लगाते हैं तो उस चार्ज की कंडीशन में भी उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, चार्ज लगाने की कंडीशन में भी। दोस्तों इसके बाद सेकंड नंबर में आता है परमादेश। वैसे तो अगर देखा जाए तो परमादेश अधिकार क्षेत्र जो है वो न्यायालय का अधिकार, न्यायिक अधिकार क्षेत्र में आता है। न्यायालय चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो या उच्च न्यायालय हो, उनका न्यायिक अधिकार क्षेत्र है कि वो आदेश दे रहे हैं, वो सार्वजनिक प्राधिकरणों को आदेश दे रहे हैं कि आपको जो अधिकार क्षेत्र दिया गया है, आपको जो दायित्व क्षेत्र दिया गया है, आपको जो कार्य करने का कार्य क्षेत्र दिया गया है, आपने इससे बाहर जाकर अगर कोई कार्य किया है तो इसके लिए आप जवाब तलब हो। आपको हम कह सकते हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को चेक किया जाएगा, आपके कार्य क्षेत्र की सीमा को चेक किया जाएगा और आपके कार्य दायित्व की सीमा को चेक किया जाएगा कि आपने कहीं इस कार्य क्षेत्र की सीमा से जाके तो बाहर जाके तो कार्य नहीं किया। अगर ऐसा किया है तो कहीं ना कहीं ये भी न्याय का उल्लंघन है। ऐसे समय में न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय हो या उच्च न्यायालय हो, वो आदेश देते हैं कि किसी भी संस्था विशेष को अपने अधिकार क्षेत्रों से बाहर जाके निर्णय देने का, कार्य करने का कोई अधिकार नहीं है। इसे जहाँ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा अन्य अधीनस्थ न्यायालय हो, अधीनस्थ इकाई हो, सार्वजनिक इकाई हो, जो भी लोकतांत्रिक इकाई हैं उनके खिलाफ जारी किया जाता है, ताकि इन समस्त लोकतांत्रिक संस्थाओं को न्यायिक रूप से हम कह सकते हैं कि नियंत्रित किया जा सके, उनको जुडिशियली कंट्रोल किया जा सके। इसका एक मात्र उद्देश्य यह होता है कि जो भी संस्थाएं जिस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु स्थापित की गई है, वो अपने उद्देश्य की प्राप्ति में न सिर्फ सहायक हो बल्कि इस उद्देश्य से विरुद्ध जाके वो कोई अमर्यादित, अलोकतांत्रिक, अनैतिक और गैर जिम्मेदाराना कार्य ना करें। इसी को रोकने के लिए हमने परमादेश को रिट के रूप में ग्रहण किया, ताकि हम न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र के द्वारा आदेश दे सकें कि कोई भी संस्था विशेष जो अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए स्थापित की गई है, इसके इतर जाके अपने अधिकारों का प्रयोग ना करें। उदाहरण के लिए अगर एक व्यक्ति विशेष को एक पोस्ट में अपॉइंटमेंट किया जाता है तो उसका दायित्व ये होता है कि उस पोस्ट के अधिकार क्षेत्रों का उपभोग करते हुए ही वो निर्णय ले,
न कि उस अधिकार क्षेत्रों से बाहर जाके कोई निर्णय ले, क्योंकि इससे न सिर्फ निर्णय गलत होगा बल्कि अन्य नागरिकों के मूल अधिकारों का भी हनन हो सकता है। इसलिए हमने परमादेश को रिट के रूप में स्वीकार किया ताकि न्यायिक रूप से हम संस्थाओं को मर्यादित कर सकें। अब यहाँ पे प्रश्न यह आता है दोस्तों कि परमादेश किसके खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता है, किन संस्थाओं के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता। पहला है, इसमें निजी व्यक्ति एवं इकाइयों के विरुद्ध यह लागू नहीं किया जा सकता है, अर्थात निजी इकाई है, निजी व्यक्ति है तो उसके खिलाफ इसको लागू नहीं किया जाएगा। दूसरा इसमें आता है, ऐसे विभाग जो गैर संवैधानिक है उनके खिलाफ लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो विभाग गैर संवैधानिक है वो कहीं ना कहीं कानूनी ढांचे से संचालित जरूर होते हैं। जब वो कानूनी ढांचे से संचालित होते हैं तो वो न सिर्फ अपने उद्देश्य की पूर्ति कर रहे होंगे बल्कि कानून के उद्देश्य की भी पूर्ति कर रहे होंगे। इसलिए यहाँ पे इनके खिलाफ रिट जारी नहीं की जा सकती, क्योंकि वो गैर संवैधानिक हैं, उसमें संविधान की कोई विशेष उद्देश्य की प्राप्ति हेतु उनको स्थापित नहीं किया गया है। इसलिए उन संस्थाओं से यह अपेक्षा भी नहीं की जाती है कि वो नागरिक के हितों की पूर्ति हेतु कार्य करेंगे। लेकिन अगर वो नागरिक के खिलाफ जाके कोई कार्य करती हैं तो जरूर उनके खिलाफ कानूनी रूप से संज्ञान लिया जाएगा, लेकिन रिट जारी नहीं की जाएगी। रिट जारी करने का एकमात्र उद्देश्य यह होता है कि कोई भी संस्था विशेष वो लोकतांत्रिक रूप से अगर स्थापित की गई है, न्यायिक रूप से अगर वो स्थापित की गई है, तो उसमें नागरिक के हित स्वतः जुड़ जाते हैं, क्योंकि जो भी संस्था लोकतांत्रिक होती है वो न्यायिक रूप से नागरिकों के हितों की पूर्ति करती है। अगर इस पूर्ति की संभावना में, इस पूर्ति के संचालन में अगर वो नागरिकों के हितों को बाधित करती है या उसके खिलाफ जाके कोई कार्य करती है, तो ऐसे समय में उसके खिलाफ रिट जारी की जाती है, न कि व्यक्तिगत निजी संस्था के खिलाफ, क्योंकि व्यक्तिगत और निजी संस्था के अपने निजी उद्देश्य होते हैं, निजी स्वार्थ होते हैं और निजी लाभ की संभावना होती है। इसी पूर्ति हेतु स्थापित की जाती है, लेकिन उसमें लोकतांत्रिक हित जुड़े हों या हम कह सकते हैं कि संवैधानिक हित जुड़े हों, ये जरूरी नहीं है। इसके बाद तीसरी कंडीशन आती है दोस्तों, जब कर्तव्य विवेकानुसार हो तो जरूरी नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि जब लोकतांत्रिक संस्थाएं अपने कर्तव्य की पूर्ति, अपने उद्देश्य की पूर्ति, अपने संस्थाओं की स्थापना की उद्देश्य की पूर्ति अपने विवेक के अनुसार कर रही हैं, तो ऐसे समय में ऐसी कंडीशन में रिट जारी नहीं की जाती, क्योंकि विवेकानुसार कहने का तात्पर्य यह है कि हमने उस संस्था विशेष के उद्देश्य की पूर्ति में, उसके निर्णय लेने की कंडीशन में, उसको निर्णय लेने की योग्यता में हमने उसको फ्री किया हुआ है कि आप अपने विवेक के अनुरूप निर्णय लीजिए और संस्था की स्थापना के उद्देश्य की पूर्ति कीजिए। ऐसे समय में हम उसके विवेक के आधार पर लिए गए डिसीजन पर रिट जारी नहीं कर सकते, क्योंकि हमने जब किसी संस्था को उसके विवेक के आधार पर छोड़ा है तो हम यह अपेक्षा करते हैं कि वो संस्था अपने उस विवेक का प्रयोग करके उस संस्था की स्थापना के उद्देश्य में सहायक होगी। इसलिए विवेक के लिए रिट जारी नहीं की जा सकती, क्योंकि विवेक पर हम यह अपेक्षा करें कि वो कहीं ना कहीं नागरिकों के हितों की पूर्ति की संभावना के लिए ही इसका प्रयोग करेगी। तो दोस्तों यहाँ पे कंडीशन है, ये है। इसके बाद चौथी कंडीशन आती है संविधात्मक दायित्व को लागू करने के विरुद्ध। कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई संविदा, कोई संस्था किसी संविदा के रूप में स्थापित की गई है तो उसके अपने एक दायित्व होते हैं, उस दायित्व को अगर वो पूर्ति नहीं कर रही है तो यहाँ पे हम रिट जारी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने एकमात्र तरीके से यह देखा कि जब हम रिट जारी कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में हम सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के द्वारा रिट जारी करते हैं, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय एकमात्र यह देखता है कि जब नागरिकों के मूल अधिकारों का या अन्य कानूनी अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो तभी रिट जारी की जाएगी। लेकिन जब संस्था के अपने उद्देश्य हैं, अपने दायित्व हैं, अगर वो अपने उद्देश्य एवं दायित्व की पूर्ति नहीं कर रही है तो जो संविदात्मक है, जो संविदा के रूप में कार्य कर रही है, तो यहाँ पर रिट जारी नहीं की जा सकती, क्योंकि हर विषय के लिए हम रिट जारी नहीं कर सकते। न्यायालय का भी अधिकार क्षेत्र है, उसको प्रयोग में लाना, उसको उपभोग में लाना भी उसके अधिकार क्षेत्र है, और इसको जारी करने के लिए उसको संसाधनों की भी जरूरत होती है। अगर हम हर चीज़ के लिए रिट जारी करेंगे, ये अपेक्षा करेंगे न्यायालय हर क्षेत्र में रिट जारी करे, तो हमारी संस्थाओं का दुरुपयोग होगा, हमारी न्यायिक संस्था का दुरुपयोग होगा। इसलिए हमने न्यायिक संस्था के दुरुपयोग को रोकने के लिए ही रिट को कुछ विशेष क्षेत्रों में लागू किया है कि कहाँ पे रिट जारी की जाएगी। वहाँ पे की जाएगी जहाँ पे नागरिकों के कानूनी अधिकारों का उल्लंघन हो रहा होगा, नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा होगा। और इस व्यवस्था में भी हमने यह निर्धारित किया कि मूल अधिकारों के उल्लंघन होने की दिशा में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, मूल अधिकारों के उल्लंघन होने की दशा में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एवं मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य कानूनी अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उच्च न्यायालय के द्वारा रिट जारी की जाएगी। तो हमने न्यायिक क्षेत्र के अधिकार क्षेत्रों को भी बांटा हुआ है। इसके बाद आता है दोस्तों, भारत के राज्यपाल एवं राष्ट्रपति के विरुद्ध रिट जारी नहीं की जा सकती, क्योंकि ये एक संवैधानिक पद है, और संवैधानिक पद होने के साथ साथ हमने इनसे यह अपेक्षा की है कि संविधान के द्वारा निर्मित इस पद में जब ये पदभार ग्रहण करेंगे तो ये अपने दायित्व की पूर्ति में कोई गलत कार्य नहीं करेंगे। इनके खिलाफ हम महाभियोग के प्रस्ताव को ला सकते हैं, इसलिए रिट जारी नहीं की जा सकती। जब ये संवैधानिक रूप से कोई कार्य नहीं करते हैं, गैर संवैधानिक रूप से कोई कार्य करते हैं, तो महाभियोग
प्रस्ताव के माध्यम से इनको हटाया जा सकता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो न्यायिक क्षमता में कार्यरत है उसके खिलाफ भी हम रिट जारी नहीं कर सकते, क्योंकि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अगर न्यायिक क्षमता में कार्यरत है तो उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वो न्यायालय में कार्यरत रहते हुए मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए, नागरिकों के लोकतांत्रिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही कार्य करेगा। अगर हम संस्था के मुख्य विशेष पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं तो यहाँ पे उसके खिलाफ रिट जारी नहीं की जा सकती। हालांकि उसको अयोग्य घोषित किया जा सकता है, वो भी संसद में विशेष बहुमत के माध्यम से। अयोग्य घोषित करने की तात्पर्य है कि उस पर भी महाभियोग लगाया जा सकता है, और महाभियोग की इम्पीचमेंट की इस प्रोसेस में उसको डिथ्रोन किया जा सकता है। जब हम उसको डिथ्रोन कर रहे हो गए तो सर्वोच्च न्यायालय तब संसद में विशेष बहुमत के माध्यम से उसको उसके पद से पदमुक्त किया जाता है। दोस्तों इसके बाद आता है प्रतिषेध। प्रतिषेध का तात्पर्य यह होता है रोकना, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय किसी इसे उच्च न्यायालय द्वारा ही अधीनस्थ न्यायालयों को उनके न्यायिक अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके अगर वो कोई डिसीजन लेते हैं और ये डिसीजन नागरिकों के अधिकारों के खिलाफ होता है, उनके मूल अधिकारों के खिलाफ होता है, तो उनको रोका जाता है। इसलिए यहाँ पे प्रतिषेध हमने एक रिट के रूप में स्वीकार किया। जिस तरीके से हमने देखा कि परमादेश डायरेक्टली एक्टिव होता है, लेकिन जो प्रतिषेध होता है वो डायरेक्टली एक्टिव नहीं होता है। परमादेश डायरेक्टली एक्टिव होने का तात्पर्य यह है कि वहाँ पे नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो इसलिए सीधे वहाँ पे हस्तक्षेप किया जाता है। लेकिन प्रतिषेध का तात्पर्य है कि उच्च न्यायालय यह देखता है कि जो अन्य अधीनस्थ न्यायालय हैं, जो अन्य अधीनस्थ न्यायिक अधिकरण हैं, क्या वो अपने अधिकार क्षेत्र का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं। अगर दुरुपयोग कर रहे हैं तो यहाँ पे उच्च न्यायालय द्वारा उसको रोका जाता है, उसको प्रतिषेध किया जाता है, ताकि नागरिक के मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य अधिकारों का उल्लंघन ना हो। वहीं हमने देखा कि प्रतिषेध जो रिट होती है वो सिर्फ न्यायिक एवं अधिन्यायिक संस्थाओं के खिलाफ ही जारी की जा सकती है, न कि अन्य प्रशासनिक अधिकरणों के खिलाफ, क्योंकि प्रशासनिक अधिकरणों के खिलाफ हमारे पास अन्य उपाय हैं कि उनको हम रोकें, उनके अव्यवस्थित होने से रोकें, उनको अमर्यादित होने से रोकें। लेकिन जब न्यायिक संस्थाएं अमर्यादित होंगी तो उस पर न्यायिक अंकुश ही लगाया जाएगा। इसलिए उच्च न्यायालय अन्य अधीनस्थ न्यायालय हों या अन्य अधीनस्थ न्यायिक अधीनस्थ अधिकरण हो, उनको उच्च न्यायालय के द्वारा ही रोका जाता है। यह विधायी व्यक्तियों एवं अन्य व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं होगा। कहने का तात्पर्य है कि प्रतिषेध नामक जो रिट है वो उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक अधिकरणों के लिए, अधीनस्थ न्यायालयों के लिए, अर्ध न्यायिक अधिकरणों के लिए लागू की जाती है, ताकि वो अपने न्यायिक दायरे का दुरुपयोग ना करें। इसके बाद आता है दोस्तों उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ होता है प्रमाणित करना या सूचना देना। यह उच्च न्यायालय द्वारा अन्य अधीनस्थ न्यायालयों को सूचित किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालयों में अन्य अधीनस्थ न्यायिक प्राधिकरणों के पास जो मामले लंबित हैं उनके बारे में सूचना दी जाए। यहाँ पे उच्च न्यायालय एक सूचना जारी करता है कि ये आप इन विषयों के बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए जो लंबे समय से न्यायिक रूप से लंबित हैं और जिनका निस्तारण न्यायिक रूप से नहीं हो पाया है। इसके पीछे रीजन क्या है और क्या कारण है, इसको जानने के लिए उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों को अन्य अधीनस्थ न्यायिक प्राधिकरणों को सूचित करता है और उनसे इन्फॉर्मेशन लेता है, उनका फीडबैक लेता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक करता है। ये उत्प्रेषण का कार्य है जो न्यायिक रिट के रूप में जारी किया जाता है और न्यायालय द्वारा अन्य न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों को जारी किया जाता है, ताकि जो मामले लंबित हैं उनमें जो विषय निहित हैं उन विषयों का निराकरण किया जा सके और नागरिकों के अधिकारों की हक की पूर्ति की जा सके। दोस्तों इसके बाद आता है अधिकार परीक्षा। ये भी उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। इसमें यह चेक किया जाता है किसी संस्था विशेष में, किसी प्राधिकरण विशेष में, कोई व्यक्ति जो विधिक रूप से पद को ग्रहण किए हुए, क्या यह व्यक्ति विशेष उस पद का दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है। उससे पूछा जाता है, अगर उसने अपने पद का दुरुपयोग किया है तो उससे न्यायालय को यह अधिकार, न्यायिक अधिकार क्षेत्र है कि वो सीधे पूछ सकता है कि आपने इस पद में रहते हुए जो यह कार्य किया है, इस कार्य के पीछे आपने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया है तो इसके पीछे कारण बताइए। तो इस तरीके से न्यायालय डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन लेता है। अगर कोई व्यक्ति विशेष किसी संस्था, लोकतांत्रिक संस्था में किसी पद को ग्रहण किए हुए जब वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है तो इस दुरुपयोग की स्थिति को रोकने के लिए डायरेक्ट हाईकोर्ट उसको नोटिस कर सकती है, उससे प्रश्न कर सकती है, उसको जवाब तलब कर सकती है। और यही प्रश्न करना, नोटिस करना एवं जवाब तलब करना न सिर्फ नागरिकों के मूल अधिकारों को संरक्षण देता है बल्कि रिट के माध्यम से नागरिकों को संरक्षित किया जाता है। यह जो है किसी लोक कार्यालय में निहित व्यक्ति को उसके अधिकारों के दुरुपयोग करने से रोकता है, क्योंकि हमने लोकतांत्रिक संस्थाएं जितनी भी स्थापित की हैं उसमें यह अपेक्षा की है कि वो नागरिकों के मूल अधिकारों के हक की पूर्ति करेंगी, न कि इसके खिलाफ जाके कोई भी संस्था कार्य करेगी। इसलिए दोस्तों रिट का एकमात्र उद्देश्य यह होता है कि वो नागरिकों के हितार्थ ही कार्य करती है। इससे न सिर्फ पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिलता है बल्कि उस व्यक्ति के साथ उस व्यक्ति के अधिकारों का भी निरीक्षण किया जाता है जिसने अपने अधिकारों का गलत दुरुपयोग किया है। इसलिए यहाँ पे पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिया जा रहा है और जिस व्यक्ति को
अधिकार दिया गया है पद विशेष में बने रहने के लिए, उसके अधिकार का भी निरीक्षण किया जा रहा है कि उसने दुरुपयोग किस अवस्था में किया और क्यों किया। दोस्तों, अगर हम इसका ओवरऑल असेसमेंट करें तो हम यह पाएंगे कि हमने भारत आज़ाद होने के साथ जो भी लोकतांत्रिक संस्थाएं स्थापित की, उन संस्थाओं की स्थापना के उद्देश्य के केंद्र बिंदु में नागरिक को महत्वपूर्ण माना और नागरिकों के लोकतांत्रिक हकों की पूर्ति के लिए ही हमने संस्थाएं स्थापित की। संस्थाओं को दायित्व दिए, कार्यभार दिए और उनको अधिकार दिए। इन दायित्व, कार्यभार एवं अधिकारों को लोकतांत्रिक रूप से कैसे संचालित किया जाए, इसको निरीक्षण करने के लिए हमने रिट की व्यवस्था की। इस रिट की व्यवस्था में हमने देखा कि कोई भी संस्था विशेष अपने अधिकारों का दुरुपयोग तो नहीं कर रही है। इस दुरुपयोग होने की अवस्था में हमने निरीक्षण के लिए 5 प्रकार से रिट जारी करने का प्रावधान किया और इन विभिन्न रिटों के माध्यम से हम नागरिक को उसके हकों की पूर्ति न सिर्फ करते हैं बल्कि संस्थाओं को भी मर्यादित, लोकतांत्रिक एवं न्यायिक रूप से निरीक्षण करते हैं। चाहे वो संसदीय शक्ति हो, चाहे वो विधानमंडलीय शक्ति हो, चाहे निजी व्यक्ति विशेष में किसी पद में रहते हुए उस पद की गरिमा, पद की शक्ति हो, उसको हम हमेशा निरीक्षण करते हैं रिट के माध्यम से। हम देखते हैं विधानमंडल जब कानून बना रही है, संसदीय व्यवस्था में जब कानून बन रहा है, जब न्यायिक व्यवस्था में कोई निर्णय लिया जा रहा है, कोई डिसीजन लिया जा रहा है, जब कोई व्यक्ति विशेष किसी पद में रहते हुए कोई निर्णय ले रहा है, कोई डिसीजन ले रहा है या जब अपने अधिकार क्षेत्र का उपभोग कर रहा है, तो ये समस्त दायरे, समस्त व्यक्ति विशेष, समस्त संस्थाएं अपने उद्देश्य से विरुद्ध जाके, अपने उद्देश्य से दूर जाके निर्णय लेती हैं या उसके विरुद्ध जाके निर्णय लेती हैं। अगर नागरिकों के खिलाफ यह निर्णय जाता है तो इस निर्णय को न्यायिक रूप से निरीक्षण किया ही जाएगा। यही रिट का एकमात्र उद्देश्य है। क्योंकि हमने जब लोकतांत्रिक रूप से संस्थाएं स्थापित की तो हम यह मान के चले कि लोकतांत्रिक रूप से निर्मित संस्थाएं, चाहे वो विधानमंडलीय शक्ति हो, चाहे वो संसदीय व्यवस्था हो, चाहे वो अन्य संस्थाएं हो, इनका एकमात्र उद्देश्य है नागरिक को उसके विभिन्न स्तरों से उसके लोकतांत्रिक हकों की पूर्ति करना। अब हमने यहाँ देखा कि रिट के माध्यम से हमने सिर्फ संसदीय शक्ति को मर्यादित कर रहे हैं, बल्कि विधानमंडलीय शक्ति को भी मर्यादित कर रहे हैं, व्यक्ति विशेष, पद विशेष में निहित शक्ति को भी मर्यादित कर रहे हैं। इस तरीके से इन समस्त मर्यादाओं में हम नागरिक के हकों की पूर्ति कर रहे हैं, नागरिक के लोकतांत्रिक दायित्वों को निभाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उसको उसके हम कह सकते हैं उसको केंद्र बिंदु में रखते हुए उसका वास्तविक उपदेश उसको दिला रहे हैं। अब हम यहाँ पे यह देखते हैं दोस्तों, जब हम यह बात करते हैं कि हमने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए, उसको संरक्षण के लिए, उसके संवर्धन के लिए विभिन्न लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना की, तो हमारा यह भी तो दायित्व होता है कि हम यह चेक करें कि क्या ये संस्थाएं जो लोकतांत्रिक रूप से स्थापित की गई हैं, क्या ये वास्तव में अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर रही हैं या नहीं। अगर नहीं कर रही हैं तो इनको किस तरीके से संचालित किया जाए। कहीं ऐसा तो नहीं जो संस्थाएं नागरिकों के लोकतांत्रिक दायित्वों की पूर्ति के लिए रक्षक के रूप में स्थापित की गई थी वो भक्षक तो नहीं बन रही हैं। इस रक्षक और भक्षक के मध्य अंतर को कम करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए हमने न्यायिक रूप से रिटों को जारी करने की प्रावधान किया और इन रिटों के माध्यम से न सिर्फ हम नागरिकों के हकों की पूर्ति करते हैं बल्कि संस्थाओं के उद्देश्यों की पूर्ति में भी सहायक होते हैं। और इन संस्थाओं के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होना, नागरिकों के हकों की पूर्ति में सहायक होना ही लोकतांत्रिक उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होना है और यही देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, वो भी लोकतांत्रिक प्रोसेस में, डेमोक्रेटिक वे में। इसका फाइनल कंक्लूजन यह है दोस्तों कि हमने ये देखा कि जो भी संस्थाएं लोकतांत्रिक रूप से हमने स्थापित की हैं, इसके उद्देश्य निर्मित किए हैं, उसको संचालन करने के प्रावधान किए हैं, इन समस्त चीज़ों का आकलन, इन समस्त चीज़ों का निरीक्षण करना रिट का एकमात्र उद्देश्य है, ताकि इस उद्देश्य, इसके पीछे निहित जो कारण है वो नागरिकों के हकों की पूर्ति हो और ये संस्थाएं अमर्यादित, अलोकतांत्रिक एवं अनैतिक एवं गैर जिम्मेदाराना ना हो। इसी को रोकने के लिए हमने रिटों का प्रावधान किया ताकि हम न्यायिक रूप से संस्थाओं की जांच कर सकें और लोकतांत्रिक उद्देश्य में सहायक हों और नागरिकों के हकों की पूर्ति करें। यहाँ पे लोकतांत्रिक उद्देश्य की प्राप्ति, न्यायिक हक की पूर्ति, नागरिकों के हक की पूर्ति, संस्थाओं के स्थापना की पूर्ति, ये समस्त प्रभावों को स्थापित करने के लिए हमने रिट को जारी करने का प्रावधान किया। आई होप दोस्तों आज का यह वीडियो जो रिट के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया समझने में सहायक रहा होगा। थैंक यू वेरी मच।